हेलो एवरीवन, आई कुलदीप वेलकम यू ऑल टू टुडे सेशन ऑफ डेली न्यूज एनालिसिस, जहां पे हम दोनों न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज को गो थ्रू करेंगे। सो आई नो एआई इम्पैक्ट समिट आपकी चल रही है एंड सबसे ज्यादा आपको उसी में ही डाउट्स आ रहे होंगे कि सर पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है, किस पे फॉलो करना है, किसको नहीं करना है। क्योंकि पूरे न्यूज़पेपर के अंदर में अगर मैं उसका 30 से 40% न्यूज़पेपर देखूं, स्पेसिफिकली फर्स्ट पेज से भी स्टार्ट करूं, तो वहां पे मेजरली जो न्यूज है सारी, वो सारी की सारी आपके एआई इम्पैक्ट समिट से और एआई में क्या क्या नया प्रोग्रेस हुआ है उससे डील करती है। जैसे कि अगर आज आप हिंदू न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं तो आज का जो एडिटोरियल सेक्शन है उसमें 5 आर्टिकल्स आए सिर्फ और सिर्फ एआई के ऊपर पे, एंड दे हैव पुट इट इन द इंट्रोडक्शन ऑल्सो कि आज का जो पूरा हमारा एडिटोरियल दिस वुड बी बेस्ड ऑन एआई। सो इफ यू आर सीरियस फॉर योर एग्जाम, माय सजेशन टू यू वुड बी कि आपको अगर टाइम मिले तो इन सारे आर्टिकल्स को आप रीड करिए, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, आपके लिए एक अच्छी खबर यह है कि रेदर देन डूइंग एआई समिट डेली ओनली, इसकी बजाय हम आपको एक एमआईटी सेशन जो है, जो इस सैटरडे संडे को आ जाएगा, उस एमआईटी के अंदर में हम डिटेल में जो पूरा एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर है, एआई का जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है इंडिया में, वर्ल्ड वाइड एआई को लेके कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं, एंड ऑब्वियसली एआई इम्पैक्ट समिट जो है उसके अंदर में क्या क्या नए इनिशिएटिव्स लॉन्च करे गए हैं, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट है, वो सब हम एक सिंगल सेशन के अंदर में कवर करेंगे। ओके, सो डू नॉट बी वरीड, डू नॉट हैव दिस टेंशन कि सर मेरे को समझ ही नहीं आ रहा एआई इम्पैक्ट समिट में क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि वो हम आपकी जो एमआईटी सेशन है उसके अंदर में कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखना कि अगर एआई इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज इंपॉर्टेंट दिस ईयर, बट उसका अगर क्वेश्चन भी आता है जीके में तो उसमें एक पैसेज आएगा, यानी 5 to 6 क्वेश्चन। उसके अलावा जो पैसेजेस आएंगे वो किसी और टॉपिक पे होंगे, किसी और सब्जेक्ट पे होंगे। तो इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि न्यूज़पेपर में पढ़ते हुए सिर्फ आप जो मेन न्यूज़ है उसके अंदर में ना खो जाएं, बाकी की जो न्यूज़ है उनको भी आप फॉलो करते रहें। और उसी में आपकी हेल्प करने के लिए ये न्यूज एनालिसिस है, जिसमें आपको बाकी की भी जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, स्पेसिफिकली जो लीगल न्यूज होती है, उसको कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद द न्यूज आर्टिकल्स फॉर टुडे। तो एक न्यूज आर्टिकल फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर एंड एक न्यूज फ्रॉम योर इंडियन एक्सप्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, लीगल न्यूज है। जैसे कि यहां पे एक तो जस्ट अ सेकेंड, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे हेट क्राइम्स इन इंडिया को लेके यहां पे कमेंट्री करी है कि एक पेटिशन गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, वेयर दे हैव आस्क्ड कि जो हेट क्राइम्स होते हैं, रेस के बेसिस पे जो क्राइम्स होते हैं, इसको भी हेट क्राइम की डेफिनेशन में पनिशेबल किया जाए। दूसरी चीज, सबरीमाला का जो जजमेंट, एक बहुत फेमस केस है सबरीमाला का, उस केस को लेकर अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वहां पे कॉन्स्टिट्यूट करी गई है। 9 जज बेंच उस जजमेंट को अब आपको एक फाइनल कंक्लूजन प्रोवाइड करेगी। अप्रैल के अराउंड उसकी हेयरिंग स्टार्ट होगी। तो ये सबरीमाला जजमेंट क्या है, सबसे लास्ट में जो इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है उसमें हम इसको कवर करेंगे। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है, कमेटी बनाई विच वुड रिकमेंड दैट वाइल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस एंड अदर जजेस आर गिविंग जजमेंट्स, दे शुड बी सेंसिटिव टू द विक्टिम ऑल्सो। तो इन सब को लेके इंपॉर्टेंट न्यूज है। वेनेजुएलन क्रूड ऑयल को लेकर भी एक इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन मैंने आपके लिए ऐड करा है, जो आज के हिंदू न्यूज़पेपर में आए। तो ये जो सारी न्यूज आइटम्स हैं, इन सबको हम अच्छे से डिटेल में अब कवर करने वाले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड आई हैव माय कमेंट बॉक्स ओपन विथ मी। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, आई विल ट्राई टू आंसर इट देन एंड देयर ओनली। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले द फर्स्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट आस्क गवर्नमेंट टू कंसीडर प्ली टू ट्रीट रेशियल स्लर एज अ हेट क्राइम। तो पेटिशन है ये कि अगर कोई रेस के बेसिस पे किसी को अब्यूज करता है, उसको डिफेम करता है, तो उसको भी हमें हेट क्राइम की डेफिनेशन में इनकॉर्पोरेट इंक्लूड करना चाहिए। ओके, तो व्हाट एग्जैक्टली आर हेट क्राइम्स। तो देखिए, हेट क्राइम कभी भी किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट में नहीं होता है, ये हमेशा उसकी आइडेंटिटी के बेसिस पे होता है। और आइडेंटिटी जो होती है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल की नहीं होती है, वो उसके पूरे के पूरे कल्चर की होती है, उसकी ऐसा ग्रुप होती है। तो अगर मैं किसी पर्सन को टारगेट कर रहा हूं, किसी इंडिविजुअल को भी टारगेट कर रहा हूं बिकॉज ऑफ हिज और हर बैकग्राउंड, एथनिक बैकग्राउंड, रिलीजियस बैकग्राउंड, रेशियल बैकग्राउंड, अगर मैं उस बेसिस पे किसी को टारगेट कर रहा हूं तो वो इंडिया के अंदर में हेट क्राइम के अंदर में आना चाहिए।
ओके, तो यहां पे इंडिया के अंदर में अगर कोई रेस के बेसिस पे किसी को अब्यूज करता है, डिफेम करता है, सो उसके अंदर में लॉस तो है, लेकिन जो लॉ है वो इतना डिफिकल्ट टू प्रूव है, इतना डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट है कि उसके बेसिस पे किसी को पनिश कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए यहां पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में पिटीशन है कि जो रेशियल स्लर होते हैं और इंडिया के अंदर में रेस के बेसिस पे आपका अब्यूज करना, डिफेम करना, इट इज वेरी कॉमन। ठीक है, तो यहां पे हम रेस क्या होती है, इंडिया में हम जब रेशियल स्लर्स की बात करते हैं या यहां पे हम जब हेट क्राइम्स की बात करते हैं तो क्या वो सिर्फ रेस पे लिमिटेड है, इसको हम समझेंगे और आगे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में क्या क्या कहा है उसको भी हम समझेंगे। ओके, कंटेक्स्ट क्या है न्यूज का, तो एक यहां पे त्रिपुरा का, नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से एक स्टूडेंट था जिसको यहां पे हैकल किया जा रहा था, उसको बेसिकली अब्यूज किया जा रहा था ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर आइडेंटिटी। तो जब उसने उसको रजिस्ट किया, सो द लोकल people in Uttarakhand started beating him. Obviously, these are the people who are the bad who put a bad representation of that society. But yes, he was heckled by those people, and later on he was beaten so badly कि he was sent to an hospital and there he lost his life also. तो जब यहाँ पे पब्लिक अप्रूवर हुआ तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में पेटिशन हुई है कि रेशियल स्लर्स को लेकर भी यहाँ पे हमारा जो हेट क्राइम उसको थोड़ा और यहाँ पे स्ट्रेंथन करने की रिक्वायरमेंट है। ओके, लेकिन बहुत बार सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं चाहता हूं कि आपको समझ में आए कि ये रेस क्या होती है। ओके, आपने सुना होगा कि हम जो है हम इंडियन रेस से बिलोंग करते हैं, वी आर एशियंस। ओके, तो हम एशियन रेस से बिलोंग करते हैं। जो यूरोपियंस हैं उनको कॉकेशियन कहा जाता है, जो ब्लैक्स हैं जो आपके अफ्रीका से आते हैं उनको अफ्रीकन कहा जाता है या अफ्रीकन अमेरिकन कहा जाता है यूएस के अंदर में। तो ये सब किस चीज के एग्जाम्पल है, ये सब रेस के एग्जाम्पल है। ओके, और रेस क्या होती है, रेस बेसिकली एक हमारा कैटेगराइजेशन है, पीपल्स को कैटेगराइज करने का तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो रेस कैसे डिटरमाइन होती है, किसी पर्सन के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से डिटरमाइन होती है। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए कि हम नेशनली अगर हम हमारी नेशनैलिटी देखें तो वी आर इंडियंस, पाकिस्तान के लोग हैं वो पाकिस्तानी है, बांग्लादेश के लोग बांग्लादेशी हैं, नेपाल वाले नेपालीज हैं। और लेकिन यहां पे अगर उनकी रेस की बात करी जाए तो सारे के सारे क्या है, एशियन रेस से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही चाइनीज, कोरियन, आपके जापानीज, ये सब आप देखोगे तो इनके फिजिकल फीचर्स थोड़े से सिमिलर होते हैं, तो इन सबकी क्या है, रेस सेम है, इसको मोंगलॉइड रेस कहा जाता है। ओके, तो रेस क्या होता है, रेस इज बेसिकली जब यहां पे लोगों को कैटेगराइज करा जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, एंड सबसे कॉमन है स्किन कलर, फेशियल फीचर, एंसेस्ट्री और एथनिसिटी। ओके, तो ये रेस की डेफिनेशन है। लेकिन व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जब मैं रेस की बात कर रहा हूं, जो रेस की बेसिक डेफिनेशन है वो तो है ऑन द बेस ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन जब इंडिया के अंदर में मैं जब रेस की बात करता हूं तो वो सिर्फ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस नहीं होती है। रेस इंडिया के अंदर में यूटिलाइज करी जाती है टू डिनोट डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगराइजेशन। सो फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं यहां पे किसी को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, कैटेगराइज कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी, तो भी मैं एथनिसिटी की जगह मैं रेस वर्ड यूज कर लेता हूं। ट्राइब के बेसिस पे अगर मैं किसी को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, रीजन या लैंग्वेज के बेसिस में कर रहा हूं, तो उसके लिए भी मैं इन टर्म्स को ना यूज करके सिंपली रेस वर्ड को भी यूज कर लेता हूं। ओके, अब रेस तो मैंने आपको बता दिया कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे होती है। आई एम श्योर लैंग्वेज, रीजन और ट्राइब के बेसिस पे भी आपको समझ में आ गया होगा। एथनिसिटी जो होती है ये कहीं ना कहीं इन तीनों का ही मिक्सचर है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ दीज थ्री। एथनिसिटी इज व्हाट, एथनिसिटी इज कि मैं किसी की फिजिकल लोकेशन की, कहां से वो बिलोंग करता है उसके बेसिस पे। तो एथनिसिटी जो होती है इट इज कल्चरल इन सेंस। ओके, जो रेस होती है, रेस आपका जेनेटिक है और एथनिसिटी क्या है, आपकी कल्चरल है। सो एग्जाम्पल के लिए कि अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो और आप उस कल्चर को फॉलो करते हैं तो आप एथनिकली एक राजस्थानी हैं। ठीक है, आप एथनिक वेयर से इसको कंसीडर कर सकते हैं कि एथनिक वेयर कितने टाइप्स के आते हैं। तो यहां पे अगर आप पंजाब के कल्चर को बिलोंग करते हैं, आप रहते कहीं भी होंगे पर एथनिकली आप पंजाबी हो जाओगे बिकॉज आप बेसिकली उस कल्चर से बिलोंग करते हो। तो एथनिसिटी का लेना कल्चर से होता है, रेस का लेना देना जेनेटिक्स से होता है, फिजिकल फीचर से होता है। ओके, तो यहां पे जब रेस की बात करी जा रही है तो रेस के अंदर में एथनिसिटी जो है वो भी इनकॉर्पोरेटेड है। ओके, रेस के लिए जरूरी नहीं है डिस्क्रिमिनेशन अगर रेस के बेसिस पे हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे हो, वो एथनिसिटी के बेसिस पे भी हो सकता है और इन सारे बेसिस पे भी हो सकता है।
ठीक है, आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। बहुत बार जब आपसे एग्जामिनर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछना चाहता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग समझना चाहता है, तो वहां पे वो आप रेस और एथनिसिटी पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो यू वुड नो कि व्हाट एग्जैक्टली रेस इज, व्हाट एग्जैक्टली एथनिसिटी इज। तो अगर आप वन लाइन में लिखना चाहो तो रेस इज जेनेटिक बेस्ड और एथनिसिटी इज बेस्ड ऑन कल्चर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ओके, इसके बाद रेशियल स्लर, स्लर का मतलब क्या? स्लर इज बेसिकली व्हेन यू आर यूजिंग अ डेरोगेटरी टर्म और अ डेफेमेटरी टर्म टू टारगेटिंग अ स्पेसिफिक पर्सन। ओके, तो इस तरीके से अगर करा जाता है, जैसे कि हमने यहां पे क्या देखा कि नॉट एग्जैक्टली रेस के बेसिस पे बट एथनिसिटी के बेसिस पे जो त्रिपुरा का स्टूडेंट था उसको यहां पे टारगेट किया गया, यहां पे उसके अगेंस्ट में डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स यूज करे गए। तो आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि रेशियल स्लर जब हम इंडिया में यूज करते हैं तो वो सिर्फ रेस पे आपका डिपेंड नहीं करता है। ओके, अब देखिए रेशियल कैटेगरी जो है इंडिया के अंदर में हमने रिकॉग्नाइज नहीं करी है, ऐसा नहीं है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है आपका 1989 का, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 का ये केस है, और ये यहां पे जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके अगेंस्ट में कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसके अगेंस्ट में यहां पे आपको रेमेडी प्रोवाइड करता है। लेकिन जब मैं यहां पे बात कर रहा हूं रेस की कैटेगरीज की, तो इस तरीके से मैंने कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं करा गया। तो इस वजह से क्या होता है कि ये प्रूव कर पाना कि ये एक हेट क्राइम है ऑन द बेस ऑफ रेस, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज यहां पे कोई भी लॉ ऐसा नहीं है जो स्पेसिफिकली कैटेगराइज करे कि जो त्रिपुरा के लोग हैं वो इस रेस को बिलोंग करते हैं या एथनिसिटी को बिलोंग करते हैं और इस बेसिस पे इनके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन करा गया है। ओके, तो यहां पे हेट क्राइम को डिफाइन कैसे किया गया? तो देखिए ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया के अंदर में जो क्राइम है, जो आपका रेस के बेसिस पे या रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो हेट क्राइम में पनिशेबल ऑफेंस है। ओके, तो यहां पे हेट क्राइम जो है वो किस किस बेसिस पे है? रिलीजन है, कास्ट है, रेस है, एथनिसिटी है, लैंग्वेज है, और इवन ऑन जेंडर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब हम उसके स्पेसिफिक प्रोविजंस पे जाते हैं तो उन प्रोविजंस के अंदर में आपका जो प्रोटेक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ रेस, एथनिसिटी एंड इवन लैंग्वेज, वो थोड़ा सा वीकन है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कि अगर मैं यहां पे आपको ये 3 पीनल लॉज का एग्जांपल दूं, जो ये 3 पीनल लॉज हैं आपके BNS के अंदर में, इनका एग्जांपल अगर मैं देता हूं तो यहां पे बेसिकली रेस के बेसिस पे, एथनिसिटी के बेसिस पे किसी को पनिश कर पाना, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। जैसे 196 BNS आप देखोगे तो ये कहता है प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन ग्रुप्स। तो फॉर एग्जांपल कि अगर यहां पे किसी एक इंडिविजुअल को टारगेट करा गया है ऑन द बेसिस ऑफ रेस और एथनिसिटी, तो ये प्रूव कर पाना कि वहां पे जो लोग थे उनकी इंटेंशन पूरे उस रेस या एथनिसिटी को टारगेट करने की थी, ये प्रूव करना बहुत मुश्किल है। तो इवन इफ आई एम टारगेटिंग एन इंडिविजुअल बिकॉज ऑफ हिज रेस और एथनिसिटी, ये प्रूव कर पाना कि मैं उस रेस या एथनिसिटी से हेट्रेड करता हूं, उनसे एनमिटी इंक्रीज करना चाहता हूं, ये प्रूव कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सेक्शन 299 भी हेट क्राइम की डेफिनेशन में आता है, लेकिन ये किससे रिलेट करता है? स्पेसिफिकली रिलीजियस फीलिंग्स को आउटरीच करने पे करता है, तो यहां पे भी रेस, एथनिसिटी कवर नहीं होती है। नेक्स्ट इज सेक्शन 335 क्लॉज 2 है स्टेटमेंट्स प्रमोटिंग हेट्रेड बिटवीन क्लासेस। तो अगेन लेट्स से कि अगर मेरा किसी इंडिविजुअल के साथ में यहां पे हैकलिंग की वजह से लेट्स से उसकी एथनिसिटी के बेसिस पे हुआ है, तो उसको भी मैं इसमें कवर कर पाना, प्रूव कर पाना बहुत मुश्किल है। और यहां पे जो अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसमें यही गैप्स आइडेंटिफाई करे गए हैं, इसलिए यहां पे जो पेटिशनर है इट इज क्लेमिंग कि यहां पे रेशियल स्लर्स को, रेस, एथनिसिटी के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन को अलग से ट्रीट करा जाए। ओके, तो यहां पे नो स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी डेफिनेशन ऑफ हेट क्राइम, हेट क्राइम की अलग से कोई डेफिनेशन नहीं है। इन लॉज के अंदर में हमने कवर तो करा है, लेकिन हेट क्राइम की एक स्पेसिफिक अलग से डेफिनेशन नहीं है। कोई भी ऐसे अलग से पनिशमेंट नहीं है जहां पे बायसनेस का मोटिवेशन हो, तो उसके लिए पनिशमेंट भी प्रॉपर नहीं है। और तीसरा क्या है? कोई डेटा कलेक्टेड नहीं है। ओके, हेट क्राइम्स अगर किसी बेसिस पे, रेस के बेस पे हो रहा है, रिलीजन के बेस पे हो रहा है, तो उसका हमने अलग से कोई डेटा जो है वो कोलेक्ट नहीं किया है, कलेक्ट नहीं करा है, तो इसलिए ये कह पाना कि कितने क्राइम्स इंडिया पे रेस, एथनिसिटी, रिलीजन, आपके लैंग्वेज, इन सब बेसिस पे होते हैं, तो उसका हमारे पास में डेटा नहीं है। तो इसी बेसिस पे पेटिशनर ने क्या करा है, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करा है कि रेशियल स्लर्स को, रेशियल क्राइम को भी हेट क्राइम के अंदर में अलग से डिफाइन किया जा सके, सो दैट कि अगर कोई यहां पे हेट क्राइम करता है तो उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सके।
ओके तो आई होप आपको ये फर्स्ट न्यूज समझ में आ गई होगी, बिकॉज ये सिर्फ आपके जीके नहीं, लीगल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और रेस एथनिसिटी का जो कंसेप्ट है, सिंपल सा कंसेप्ट है, बट ये रीजनिंग तक में भी आपसे और इंग्लिश में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। सर व्हाट इफ अ पर्सन लिव्स इन गुजरात बट हिज मॉम एंड डैड बिलोंग फ्रॉम यूपी। ठीक है, देखो आदित्य यादव, अ वेरी गुड क्वेश्चन कि सर अगर कोई गुजरात में रहता है और उसके मॉम डैड यूपी से बिलोंग करते हैं, क्या आप आपकी बात कर रहे हैं शायद, और उसके साथ में उसकी एथनिसिटी या उसके बैकग्राउंड के बेसिस पे अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो क्या उसको हम इस तरह से पनिश कर सकते हैं क्या? तो देखिए कहीं ना कहीं लॉ में जो कमी है, जो आप केस कह रहे हैं, इस टाइप के लॉस को प्रूव कर पाना, इस टाइप के डिस्क्रिमिनेशन को प्रूव कर पाना बहुत मुश्किल है। जैसे लेट्स से कि आपके मॉम डैड अगर यूपी से हैं लेकिन आप बचपन से गुजरात में पढ़े, तो ये कह पाना कि आप एथनिकली यूपी से हो या आप एथनिकली गुजरात से हो, इसको प्रूव कर पाना बहुत ही कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन होगा। तो आप अगर ये क्लेम भी करते हो कि मेरे को मेरे यूपी के बैकग्राउंड की वजह से यहां पे टारगेट किया जा रहा है, तो उस केस के अंदर में इसको प्रूव कर पाना कि सामने वाले की इंटेंशन आपको टारगेट करने की ये थी कि आप लेट्स से यूपी से बिलोंग करते हो, तो ये प्रूव कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। बट अगर आप मुझसे एक जनरल सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस बेसिस पे मैं ये कह सकता हूं कि अगर टारगेटिंग इस तरह से करी जा रही है कि यस आप यूपी से बिलोंग करते हो, आपके मदर फादर जो है यूपी से बिलोंग करते हैं और उस बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेट करा जा रहा है, तो अगर मैं हेट क्राइम की एक जनरल डेफिनेशन पे जाऊं, बिकॉज इंडिया में डिफाइंड नहीं है, तो यस ये आपके हेट क्राइम में फॉल करेगा ही करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि यहां पे जो कोर्ट में केस गया है वो इसी बेसिस पे है कि इंडिया के अंदर में रेस एथनिसिटी के बेसिस पे अगर डिस्क्रिमिनेट करा जा रहा है, तो उसको पनिश करने के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक क्राइम या क्रिमिनल लॉ नहीं है। और इसी चीज को फिल करने के लिए यहां पे रिक्वेस्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट को कि आप पार्लियामेंट को यहां पे ऑर्डर पास करिए कि रेस एथनिसिटी, रीजन, लैंग्वेज, कास्ट, इन सब के बेसिस पे भी प्रॉपर लॉस क्रिएट करें। कास्ट के बेसिस पे तो है, बट बाकी बेसिस पे भी इस तरीके से पनिशेबल ऑफेंस क्रिएट करा जाए। ठीक है, ईशान सेम एज इन महाराष्ट्र फॉर लैंग्वेज। यस, अगेन लैंग्वेज के बेसिस पे अगर डिस्क्रिमिनेट हो रहा है तो यस वो भी हेट क्राइम में ही फॉल करेगा। लेकिन अभी हमने क्या देखा कि यहां पे ये प्रूव कर पाना कि वो एक हेट क्राइम है, इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट। ठीक है, यहां पे स्टेटमेंट्स अगर दो क्लास के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में हेट्रेड करता है, तो उसके बेसिस पे मैं लैंग्वेज भी कवर कर सकता हूं। लेकिन सेक्शन 353 जो है आपका क्लॉज 2, इसके अंदर में जो आपके प्रोविजन है ये बेसिकली टारगेट करते हैं जब किसी को कास्ट के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, नॉट रेस, रिलीजन के बेसिस पे या उसकी क्लास के बेसिस पे, उस बेसिस पे अगर डिस्क्रिमिनेट करा जा रहा है तो उसके लिए इसमें कवरेज ज्यादा बेटर है। ओके, तो यस लैंग्वेज के बेसिस पे भी कवर होना चाहिए। ओके, लेकिन अभी क्या है, लॉ इतना स्ट्रांग है नहीं। ओके, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसी को ही सॉल्व करने की बात चल रही है। तो एक ग्रे एरिया हो गया है, ना ब्लैक है ना व्हाइट है। कुछ सिचुएशन में कोर्ट को लगता है कि यस पनिशेबल ऑफेंस है तो कर देगा, और नहीं लगेगा तो नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये डिफरेंस होता है दोनों के अंदर में। ओके, आई होप आपके क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इट्स गुड इफ यू आर आस्किंग दीज क्वेश्चंस, इट शोज कि आप प्रॉपर अटेंशन पे कर रहे हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज हेडलाइन। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका फर्स्ट पेज का ही न्यूज है हिंदू न्यूज़पेपर का। और ये वैसे देखिए एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, आप इंडियन एक्सप्रेस अगर पढ़ते हैं, कईयों को ये डर रहता है कि सर हम एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, आप हिंदू कवर कर रहे हो, तो हमारा एक्सप्रेस अच्छे से एनालाइज हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये सारी न्यूज हेडलाइंस आपके आज के इंडियन एक्सप्रेस में अवेलेबल होंगी। इंडियन एक्सप्रेस की सारी न्यूज आपकी हिंदू में भी अवेलेबल रहती है, मोर और लेस। ठीक है, और यहां पे न्यूज एनालिसिस आप देख रहे हो तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अगर एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं आप उसको पढ़ते रहिए, न्यूज एनालिसिस फॉलो करते रहिए। ठीक है, तो यहां पे डीजीएसएफ ने प्रपोज करा है स्विफ्ट बैन ऑन डिस्ट्रप्टिव पैसेंजर्स। ओके, तो देखिए ये एक प्रपोजल है, अब इस पे कमेंट्स मांगे जाएंगे और उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि ये जो यहां पे प्रपोजल है क्या इसको एक्सेप्ट किया जाता है या नहीं किया जाता। ओके, अब ये डीजीसीए क्या है, तो डीजीसीए देखिए सिविल एविएशन के अंदर में इसका मेन रेगुलेटर है। तो इंडिया के अंदर में जो आपका एयर ट्रैफिक रेगुलेशन है, जितना भी आपका यहां पे एयरपोर्ट्स को रेगुलेट करना है, फ्लाइट्स को रेगुलेट करना है, पैसेंजर के और पायलट्स के क्या क्या यहां पे रूल्स रेगुलेशंस होंगे, उनके फंक्शंस ड्यूटीज क्या होंगे, वो सब जो है वो यहां पे डीजीसीए रेगुलेट करता है। इफ यू रिमेंबर दिसंबर के अंदर में जब इंडिगो के अंदर
में फ्लाइट डिस्ट्रप्शंस हुए थे, सो इट वाज डीजीसीए विच पुट अ पेनल्टी ऑन इंडिगो। तो यहां पे अगर कोई इस तरीके से डिस्ट्रप्शन होता है तो डीजीसीए इज द मेन रेगुलेटर जो इन केसेस को हैंडल करती है। ओके, अब यहां पे डीजीसीए ने प्रपोजल दिया है डिस्ट्रप्टिव पैसेंजर्स के अगेंस्ट में फास्ट एक्शन लेने के लिए कुछ चेंजेस यहां पे बताए गए। ओके, तो देखिए पहले क्या था कि कोई अगर यहां पे पैसेंजर जो है फ्लाइट के शेड्यूल को, फ्लाइट को अगर डिस्टर्ब कर रहा है, लेट्स से फ्लाइट के अंदर में ऐसे बिहेव कर रहा है जिससे फ्लाइट जो है वो इंडेंजर हो सकती है, तो उस केस के अंदर में उसके अगेंस्ट में एक्शन लेने के लिए कमिटी बनाई जाती थी और फिर कमिटी के बेसिस पे 45 डेज के लिए उसे वहां पे आपका बार कर दिया जाता था, बैन कर दिया जाता था ट्रैवलिंग के लिए। ओके, तो अब यहां पे क्या है कि थोड़ी बहुत और ज्यादा यहां पे पावर दी जा रही है आपकी एयरलाइंस को कि अगर कोई डिस्ट्रप्टिव पैसेंजर है तो आप उसको इमीडिएटली नेक्स्ट 30 डेज के लिए बैन कर सकते हो। ओके, तो एक टेम्पररी बैन की पावर यहां पे इमीडिएटली जो है अब आपके एयरलाइंस को प्रोवाइड कर दी गई। बट पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट कि भाई डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर क्या होता है। आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड कि क्या क्या आएगा इसके अंदर में, फिर भी आई हैव गिवन यू अ लिस्ट। जैसे कि अगर कोई डोमेस्टिक फ्लाइट्स पे अल्कोहल कंज्यूम करता है फ्लाइट में, इन फ्लाइट में या करके आता है, तो ये डिस्ट्रप्टिव एक्ट्स में इंक्लूड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप एरोप्लेन पे स्मोक करते हुए पाए जाते हो तो ये डिस्ट्रप्टिव एक्ट में आएगा। अगर आप इमरजेंसी एग्जिट से कुछ टेम्परिंग करते हो, उनसे छेड़छाड़ करते हो, तो वो डिस्ट्रप्टिव एक्ट में है। इंगेजिंग इन प्रोटेस्ट और स्लोगनरिंग, अगर आप स्लोगनरिंग कर रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो कुछ वहां पे फ्लाइट के अंदर में जिससे बाकी के पैसेंजर्स इंडेंजर्ड फील करते हैं, तो वो डिस्ट्रप्टिव में आएगा। अनरूली कंडक्ट अराइजिंग फ्रॉम इंटॉक्सिकेशन, सो आप कई आपने आई एम श्योर आप सब इतने सारे अपने वीडियोस और मीम्स और ये सब देखे होंगे जहां पे फ्लाइट में समवन हैज बिकम इंटॉक्सिकेटेड और वहां पे वो एक जो सब लोगों को परेशान कर रहा है। तो यहां पे क्या है, अब एयरलाइंस को सीधे पावर दे दी गई है कि वो 30 डेज के लिए उन पे फ्लाइंग बैन लगा सकता है, अप टू 30 डेज का यहां पे लगा सकता है विदाउट रेफरिंग इट टू एन इंडिपेंडेंट कमिटी। ओके, तो अब ये प्रपोजल है, अगर पास हो जाएगा तो इस तरीके से जो एयरलाइंस है वो कर सकती हैं। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है कि जितने भी ऐसे अनरूली पैसेंजर्स हैं उन सबका आपको एक डेटाबेस करके क्रिएट करके रखना पड़ेगा, सो दैट बाकी एयरलाइंस के साथ शेयर करा जा सके और लेट से एयरपोर्ट के एंट्री गेट पर भी जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो आपका सिस्टम होता है, उसमें उनका नाम ऐड किया जा सके। एंड ऑल्सो जिनको भी आप यहां पे बैन कर रहे हो, डीजीसी को इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पे हो सकता है कि कोई जेन्युइन केस हो जहां पे कोई इस तरह का बिहेवियर नहीं था, बट एयरलाइंस के जो कॉकपिट में, नॉट कॉकपिट में, जो आपके एयर हॉस्टेस होते हैं, एयर हॉस्टेस होते हैं, लेट्स से कि दे आर एंग्री ऑन समवन एंड दे डिसाइड कि इसको बैन ही करवा देते हैं, तो इसलिए यहां पे डीजीसी को इन्फॉर्म करना जरूरी है। लेकिन पहले से अब क्या है, पहले इंडिपेंडेंट कमिटी डिसाइड करती थी, अब क्या है अब यहां पे जो अथॉरिटी है, एयरलाइन है, वो खुद से आप 30 डेज के लिए किसी को इमीडिएटली बैन कर सकती है। ओके, अब हमेशा गलती क्या होती है कि हम न्यूज पढ़ लेते हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसको फॉलो नहीं करते हैं। वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन अगर इस टॉपिक पे आए तो वो इसी पे आएंगे। तो डीजीसी क्या है, पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए। सो इट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ओके, सिविल एविएशन मिनिस्टर अगर आप मुझे बता सकते हो, कैन समवन टेल मी, कमेंट बॉक्स में बताइए सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है। ओके, इस साल के क्लैट का सवाल है आपका ये। ओके, जस्ट दिस इज शेमफुल टोटली। यस गेमिंग वर्ल्ड, डाउट सर। यस गेमिंग वर्ल्ड, यू कैन आस्क भाई, क्या डाउट है, डाउट पूछिए आप, पूछिए डाउट पूछिए। एनीवे, डीजीसी क्या है, डीजीसी आपका सिविल एविएशन का सेफ्टी रेगुलेटर है, एक ऑफिस है, पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर में ही ये इनकॉर्पोरेटेड है। पहले ये एक आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी था, इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं था। एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट आया 2020 के अंदर में, जिसके बाद आपका डीजीसीए जो है ये अब एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। तो याद रखना डीजीसी क्या है, इट इज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी सिंस 2020। ये क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है सिंस 2020।
ओके हेडक्वार्टर कहां पे इसका, हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली, हेडक्वार्टर कहां पे, न्यू दिल्ली पे। फंक्शंस क्या है, ये सारे फंक्शंस दिए हुए हैं। सिंपली आप अगर देखो लाइसेंस तक इश्यू करने का काम जो है, चाहे एयरक्राफ्ट का हो, चाहे एविएशन पर्सनल का हो, पायलट्स का हो, सबको लाइसेंस डीजीसीए प्रोवाइड करता है। पूरी जो एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस है, चाहे इंडिया से बाहर फ्लाइट जा रही है, बाहर की फॉरेन कंपनीज की फ्लाइट इंडिया में आ रही है या डोमेस्टिकली मूव कर रही है, सब में कौन इन्वॉल्व होगा, रेगुलेटर कौन होगा, रेगुलेशंस कौन बनाएगा, आपका डीजीसीए बनाएगा। सेफ्टी इंस्पेक्शंस करना, एविएशन एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स को भी इन्वेस्टिगेट करने का काम किसका है, डीजीसीए का है। ओके सो जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। अब ओके जोया ने सही आंसर दिया, के राम मोहन नायडू, बिल्कुल सही जवाब है आपका। सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है, के राम मोहन नायडू हैं। ओके और गेमिंग वर्ल्ड आपके मैं डाउट का वेट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये फंक्शंस ऑफ डीजीसीए हो जाएगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, लाइक आई टोल्ड यू कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया है कि जजेस जो पैनल क्या करेगा, जो जजेस होते हैं उनके लिए गाइडलाइंस क्रिएट करेगा कि वो कैसे सेंसिटिव कंपैशन शो कर सकते हैं अपने जजमेंट राइटिंग में। ओके तो ये जजमेंट या इस टाइप का पैनल बनाने की रिक्वायरमेंट क्या है, तो इस केस का कंटेक्स्ट ये है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पॉक्सो का केस था। अगेन एक और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आ गया यहां पे। आप मुझे बताइए फुल फॉर्म क्या है पॉक्सो का। ओके प्लीज गलत मत बताना, ओके और ईयर के साथ बताना, ईयर भी बताइए पॉक्सो का और इसका फुल फॉर्म भी बताइए, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है। ओके एनीवे तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में पॉक्सो की एक केस हेयरिंग थी, जिसके अंदर में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं जिन्होंने जजमेंट दिया, उसके अंदर में जो लैंग्वेज थी वो लैंग्वेज वाज नॉट कोर्ट लाइक। ठीक है कि कोर्ट में जैसी लैंग्वेज यूज होनी चाहिए, जिस तरह का सोफिस्टिकेशन होना चाहिए, वहां पे कंपैशन सेंसिटिविटी शो होनी चाहिए, वो सेंसिटिविटी शोकेस नहीं हुई। और इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटू कॉग्निजेंस लिया, मतलब उसने खुद से ही इस चीज को कंसीडर करा है एंड नाउ यहां पे दे हैव कॉन्स्टिट्यूटेड अ पैनल। ओके तो एक पैनल बनाए जिसको क्या कहा है कि आप एक सिंपल गाइडलाइंस बनाइए जिसके थ्रू हम जजेस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट के जजेस हैं, उनको सेंसिटिविटी और कंपैशन कैसे वो अपने जजमेंट्स में शोकेस कर सकते हैं, उसके लिए उनको एक गाइडलाइंस मिल सके। ओके तो यहां पे किसको बनाया गया है, तो यहां पे आपके एक रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस अनिरुद्ध बोस। जस्टिस अनिरुद्ध बोस हैं आपके, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए वन लाइनर। जस्टिस अनिरुद्ध बोस हैं जो यहां पे इस पैनल को हेड करेंगे, जिसका काम क्या है कि जो जजमेंट के लिए, जजमेंट में सेंसिटिविटी कंपैशन हो, उसके लिए वो गाइडलाइंस क्रिएट करेगा। ओके तो यहां पे क्या बोला है कि सेंसिटिविटी, कंपैशन, एम्पैथी, इन सबको शोकेस करा जा सके जजमेंट में, इस टाइप का यहां पे गाइडलाइंस होने चाहिए। एंड वन ऑफ द रीजन व्हाई सुप्रीम कोर्ट वांट्स कि इन जजमेंट्स में सेंसिटिविटी हो, कंपैशन हो, बिकॉज जब अगर विक्टिम यहां पे उन जजमेंट्स को पढ़ता है, इस टाइप के ऑब्जर्वेशंस को वो रीड करता है, तो वो वापस से उस ट्रॉमेटाइज स्टेज में चला जाता है जब उसके अगेंस्ट में क्राइम कमिट हुआ था। तो आप यहां देखिए पॉक्सो में अगर कोई चाइल्ड विक्टिम है और यहां पे जज जो है कोई एकदम इनसेंसिटिव कमेंट करता है, तो ये यहां पे उसको तो डिमोटिवेट करता ही है, बट जो फ्यूचर में कोई अगर सोच रहा है कि मुझे भी केस फाइल करना चाहिए, ये उसको भी डिमोटिवेट करता है कि क्या फायदा, क्या पता मेरे अगेंस्ट में किस टाइप की कमेंट्री हो अगर मेरा केस यहां पे प्रॉपरली फॉलो नहीं हो पाता है। तो इसलिए ये पैनल बनाया गया जिससे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड बाकी जजेस को यहां पे सेंसिटाइज किया जा सके। ठीक है, यस ओके सो आई कैन सी हियर आपने यहां पे सही दिया है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, बिल्कुल सही 2012, बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, इट इज 2012, याद रखना ईयर भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है तो यहां पे दिस इज विद रिगार्ड टू सुप्रीम कोर्ट पैनल। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है केरला नेटिविटी कार्ड बिल। केरला के अंदर में एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है जिसके अंदर में केरला गवर्नमेंट जो है ये प्लान कर रही है कि अब जो केरला के ओरिजिनल केरला बॉर्न पीपल हैं या केरला के जो लोग हैं उनकी या जो लोग हैं उनकी केरला में एंसेस्ट्री रही है, तो उन लोगों को एक नेटिविटी कार्ड दिया जाएगा। अब यहां पे मैं सिर्फ इसलिए इसको कवर कर रहा हूं, वैसे तो देखो ये वन लाइनर तो बन ही गया, लेकिन मैं कवर इसलिए भी कर रहा हूं सो दैट मैं आपको नेटिविटी क्या होती है वो समझा सकूं।
ठीक है, और क्या ये कुछ अलग है या ऐसा बाकी स्टेट्स में भी होता है? तो देखिए, नेटिविटी जो है आपका, इसका कुछ डिफरेंस नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई आउट ऑफ ऑर्डिनरी है। बहुत सारी स्टेट्स पहले से नेटिविटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते थे। केरला भी नेटिविटी सर्टिफिकेट बहुत टाइम से प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट जो सर्टिफिकेट नहीं, एक परमानेंट आपको नेटिविटी का कार्ड प्रोवाइड करेगा। ओके, नेटिव का मतलब क्या होता है कि आप कहां से बिलोंग करते हो। तो ये कार्ड क्या शोकेस करेगा, अगर आपके पास केरला का नेटिविटी कार्ड है तो ये शोकेस करता है कि आप केरला से बिलोंग करते हो, आप केरला के नेटिव हो। और यहां पे ये नेटिविटी कार्ड का बेनिफिट क्या होगा, तो केरला या स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, उन सब का बेनिफिट अब आपको वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो कोई भी केरला गवर्नमेंट की सर्विसेज, कोई भी सोशल या एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट जो है, जो आपको लेट्स से कुछ काम कराना है केरला की स्टेट के अंदर में, तो अगर आपके पास ये नेटिविटी कार्ड है तो आपको केरला के ही रेसिडेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। ओके, तो आई एम श्योर आपने ये वर्ड तो जरूर सुने होंगे, डोमिसाइल सुना होगा, रेसिडेंस सुना होगा कि हम यहां के रेसिडेंट हैं, हम यहां के डोमिसाइल हैं। तो नेटिविटी भी जो है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसको भी आप सिमिलर इसी कैटेगरी में पुट कर सकते हो। ओके, तो फिर हम डोमिसाइल की जगह नेटिविटी क्यों यूज कर रहे हैं, तो देखिए, नेटिविटी वाला जो कार्ड है या कंसेप्ट है, ये वो स्टेट्स फॉलो करती है जहां पे बहुत सारी पॉपुलेशन इंडिया के किसी और स्टेट में नहीं बट किसी फॉरेन कंट्री में रहती है। ओके, तो जहां पे पॉपुलेशन का बेसिकली मूवमेंट आउटसाइड इंडिया बहुत होता है, वहां पे नेटिविटी कार्ड इशू करे जाते हैं। ठीक है, तो रेदर देन यूजिंग डोमिसाइल और रेसिडेंस एज अ क्राइटेरिया फॉर गिविंग बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम, दे यूज नेटिविटी एज अ क्राइटेरिया। क्यों करा जाता है, क्योंकि आप अगर केरला स्टेट के ही थे और उसके बाद आप किसी और स्टेट के डोमिसाइल में नहीं हो, तो यहां पे इट वुड बी इनजस्टिस टू यू कि आपके जो लेट्स से नेक्स्ट जनरेशन है उनको बेनिफिट इसलिए नहीं मिल पा रहा बिकॉज आप किसी फॉरेन कंट्री में वर्क करते हो, बट एक्चुअल में आप हो केरलाइट ही, इसलिए यहां पे ये चीज करी गई है। लाइक आई सेड कि बहुत सारी स्टेट्स है, तो आप यहां देखिए, ये सारी वो स्टेट्स हैं जो नेटिविटी के कार्ड्स या सर्टिफिकेट, कार्ड्स की जगह भी सर्टिफिकेट इशू करा जाता है, और यहां पे केरला ने क्या करा, इट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट जो नेटिविटी कार्ड्स इशू करेगा। तो यहां पे इसको कार्ड को मैं हटा देता हूं, नेटिविटी सर्टिफिकेट इशू करने वाली ये स्टेट्स हैं। क्या आपको ये स्टेट्स याद करनी है? कोई बात नहीं, नहीं करनी है, सिर्फ आप पढ़ लो, इसको सिर्फ पढ़ लो, नोट्स में मत लिख लेना, इनको जरूरत नहीं है आपके लिए। ओके, तो यहां पे एक डिफरेंस आपको क्या समझना है कि यहां पे नेटिविटी में और सिटीजनशिप में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो आपको सारे पॉलिटिकल और सिविल राइट्स मिलते हैं। ओके, आपको सारे पॉलिटिकल और सिविल राइट्स मिलते हैं। जैसे सिविल राइट्स में क्या आ गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आ गया, पॉलिटिकल राइट्स में क्या आ गया, राइट टू वोट आ गया, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस आ गया। तो ये सारे राइट्स आपको सिटीजनशिप में मिलते हैं। नेटिविटी या डोमिसाइल है, ये स्टेट लेवल का कंसेप्ट है। सिटीजनशिप ऑल इंडिया लेवल की होती है, इंडिया में स्टेट लेवल पे सिटीजनशिप नहीं मिलती है। इंडिया में स्टेट लेवल पे क्या होता है, नेटिविटी या डोमिसाइल का कंसेप्ट होता है। ओके, और ये कंसेप्ट क्या अलाउ करता है, ये आपको जो स्टेट लेवल के बेनिफिट्स हैं, स्कीम्स के प्रोग्राम्स हैं, उन सबका बेनिफिट आपको ये प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है। ओके, तो यहां पे जो लोग केरला बॉर्न हैं और फॉरेन सिटीजन नहीं बने हैं, मतलब ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप केरला के बॉर्न हो और केरला से लेट्स से आप मिडिल ईस्ट में कहीं पे काम कर रहे हो, आप वहां के सिटीजन नहीं बने हो, तो उस केस के अंदर में आप अपने आप को नेटिव ऑफ केरला रजिस्टर कर सकते हो। या फिर लेट्स से आपका बर्थ जो है लेट्स से फॉरेन कंट्री में हुआ है, बट आपके पेरेंट जो है वो केरला बॉर्न है, जिन्होंने इंडियन सिटीजनशिप नहीं करी है। लेट्स से फादर है, मदर है, दोनों केरला से थे और अब ये जो है लेट्स से यूएस के अंदर में जॉब करते हैं, यहां पे इनके एक सन होता है। तो ये जो सन है, अगर इसने यूएस की सिटीजनशिप नहीं ली है और फादर और मदर ने भी यूएस की सिटीजनशिप नहीं ली है, तो ये जो सन है इसको भी केरला का ही नेटिव यहां पे ट्रीट किया जाएगा और सारे जो बेनिफिट्स हैं वो सब इनको मिलेंगे। ओके, तो ये चीज समझ लेना नेटिविटी का और क्या कंसेप्ट होता है। ओके, और कोई क्वेश्चन किसी का समझ में आ गया टॉपिक, तो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पे। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। एक और न्यूज है, यहां पे एक स्कीम है गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। बहुत ही अच्छी स्कीम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, जो सिर्फ एक ही सेगमेंट को केटर नहीं करती है, डिफरेंट आपके जो सेगमेंट्स हैं, सेक्टर्स हैं, उनको यहां पे केटर करती है। इसके बेनिफिट हमारे पास मल्टीफोल्ड रहेंगे। इकोनॉमिक बेनिफिट तो है, स्ट्रैटेजिक बेनिफिट जो है वो भी यहां पे होंगे, एंड ऑब्वियसली ग्राउंड लेवल पे डेवलपमेंट जो है वो भी इसमें हम टैकल कर रहे हैं। तो ये वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम क्या है, तो देखिए इसका इंस्पिरेशन हमें
हमें मिलता तो चाइना से ही है और कहीं ना कहीं चाइना ही रिस्पॉन्सिबल है कि हमने इस टाइप की स्कीम को लॉन्च किया। लेकिन ये जो स्कीम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे चाइना क्या कर रहा है, चाइना जो इंडिया चाइना बॉर्डर है, इंडिया चाइना बॉर्डर है, यहां पे विलेजेस को डेवलप कर रहा है, वहां पे नए विलेजेस भी क्रिएट कर रहा है और जो एग्जिस्टिंग विलेजेस हैं उसके अंदर में भी डेवलपमेंट की स्पीड को इंक्रीज कर रहा है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये क्या कर रहा है, सारे जो विलेजेस हैं उनको रोड से और इवन रेलवे लाइन से कनेक्ट कर रहा है। ओके, अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए जैसे इंडियन चाइना बॉर्डर पे इंडियन साइड पे हिमालय, चाइना साइड पे भी हिमालयाज, तिब्बतन प्लेट्यू ही आता है, तो वहां पे रोड रेल क्रिएट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना इज नॉट एन इजी टास्क, लेकिन फिर भी वो वहां पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, तो लेट्स से अगर कल आगे जाके इंडिया चाइना के रिलेशंस बहुत खराब हो जाते हैं कि वॉर लाइक सिचुएशन है, तो यहां पे अगर ये विलेजेस डेवलप होंगे तो ये विलेजेस जो है ये मिलिट्री आउटपोस्ट की तरह भी यूटिलाइज किए जा सकते हैं। ओके, मिलिट्री आउटपोस्ट की तरह भी यूज किया जा सकता है। दूसरा, अगर वहां के लोगों को चाइनीज गवर्नमेंट की स्कीम्स का बेनिफिट मिलना स्टार्ट होगा तो उनकी जो लॉयल्टी है टुवर्ड्स चाइना होगी। तो कल अगर यहां पे इंडिया चाइना वॉर होता है तो ये जो विलेज के लोग हैं दे वुड बी हेल्पफुल टू द चाइनीज मिलिट्री इन दैट सेंस। तो वहीं से इंस्पिरेशन लेके हमने भी क्या करा है, हमने भी हमारे साइड के विलेजेस में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम लॉन्च किया था। तो इसमें अब फेज 2 लॉन्च हुआ है। फेज 1 हम 23 में कर चुके थे, फेज 2 अब लॉन्च हुआ है। फेज 1 के अंदर में हमने चाइना बॉर्डर पे जो विलेजेस थे, ओके, तो आप ये ध्यान कर लीजिए, जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक के जो आपकी स्टेट्स हैं उसमें जितने भी बॉर्डर विलेजेस हैं आपके डिफरेंट स्टेट्स में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और आपका अरुणाचल प्रदेश, ये जो सारी स्टेट्स हैं आपकी जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होते हुए, इन सब में जो आपके विलेज बॉर्डर्स हैं उन सबको हमने डेवलप करा है। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कुछ पैसा यहां पे स्टेट्स ने भी यहां पे इनकॉर्पोरेट करा है। 2022-23 फाइनेंशियल ईयर से 25-26 में इसका इंप्लीमेंटेशन पीरियड था। ये पीरियड फिनिश हो चुका है और इसमें हमने सक्सेसफुली जो हमारा एम था, ऑब्जेक्टिव था, इसमें बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का, उसको फुलफिल कर लिया है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, फेज 2 इंप्लीमेंट कर रहे हैं। फेज 2 की खास बात क्या है, फेज 2 की खास बात यह है कि ये जो आपका प्रोग्राम है इसको एक्सपेंड कर दिया गया है टू ऑल बॉर्डर एरियाज। ठीक है, ऑल बॉर्डर एरियाज, तो not just your borders with China, but even borders with Pakistan, borders with Nepal, borders with Bhutan and borders with Myanmar, आपके वहां पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर में बॉर्डर्स विद बांग्लादेश, जितने भी आपके बॉर्डर विलेजेस हैं इन दीज रीजन्स, इन सबको हम वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के फेज 2 में कवर कर रहे हैं। अप्रैल 25 में लास्ट ईयर इसको अप्रूव कर दिया गया था और इस बार आपके इस अप्रैल से इसको इंप्लीमेंट स्टार्ट कर दिया गया है। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, वहां पे स्पॉन्सर्ड था, यहां सेक्टर है। डिफरेंस क्या है, यहां पे 100% फंडिंग सेंटर देगा, यहां पे स्टेट्स कुछ भी कंट्रीब्यूट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फुली फंडिंग यहां पे सेंटर की रहेगी। इसको इंप्लीमेंटेशन पीरियड क्या है, तो 25-26 से लेके 28-29 का पीरियड है, इन पीरियड के बीच में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या मैं आपको समझा ही चुका हूं। तो देखिए यहां पे बॉर्डर विलेजेस को कॉम्प्रिहेंसिवली डेवलप करना, तो जो भी बेसिक आपकी नेसेसिटीज होती हैं, डेवलपमेंट होता है एचडीआई बेटर करने के लिए, वो सब यहां पे करा जाएगा। लिविंग कंडीशंस बेटर करनी है, ऑब्वियसली दिस वुड हेल्प इन ट्रांस बॉर्डर क्राइम ऑल्सो, कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, करने में नहीं कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, और इवन इंटरनल सिक्योरिटी में भी हेल्प करेगा हमें। कैसे करेगा कि ये जो बॉर्डर विलेज के लोग हैं दे वुड बिकम द आईज एंड ईयर्स ऑफ आवर आर्म फोर्सेस, कि अगर हमें कल कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, सो रेदर देन वी पुटिंग आवर टीम देयर, दीज बॉर्डर पीपल वुड हेल्प आउट इन इंटेलिजेंस टू आवर आर्म फोर्सेस ऑल्सो। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोग्राम है विच वुड गो अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग अस आउट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, अगेन एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है, दिस इज योर वेनेजुएलन ऑयल क्राइसिस। ओके, नॉट ऑयल क्राइसिस बट वेनेजुएलन ऑयल की इश्यूज क्या है। तो देखिए, आपको आई एम श्योर यू आर अवेयर, वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट थे निकोलस मडूरो, फॉर्मर प्रेसिडेंट, और उनकी वाइफ सिलिया फ्लोरेस, हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं, बट इन दोनों को मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूं कि अमेरिका ने किडनैप किया है और किडनैप करके वो उन्हें अब यूएस के जेल में उनको रख रखा है।
ठीक है। और यहां पे जो वेनेजुएला के ऑयल के ऊपर पे इकोनॉमिक सैंक्शंस थे उनको रिमूव कर दिया गया, यानी कि जो वेनेजुएलन ऑयल है जो अभी तक यूएस सैंक्शंस की वजह से एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा था, अब उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। ओके, नाउ इट वुड बी एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट कंट्रीज। तो यहां पे क्वेश्चन ये आता है, क्या इंडिया भी इसको इंपोर्ट करने वाला है? अगर इंडिया इंपोर्ट करेगा तो इस ऑयल के कुछ इश्यूज है क्या जिस वजह से हमें शायद उतना बेनिफिट ना हो, और यहां पे और क्या डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इस ऑयल इंपोर्ट को करने के लिए? ठीक है, तो चलिए सारे पॉइंट्स को समझेंगे। पहले एक बार बेसिक समझते हैं, फिर वेनेजुएलन ऑयल में क्या क्या इश्यूज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो वेनेजुएला जो है साउथ अमेरिकन कंट्री है। वाई वेनेजुएला इज वेरी फेमस विथ रिगार्ड टू ऑयल? बिकॉज एज ऑफ नाउ जितने भी हमें ऑयल रिजर्व्स के बारे में पता है उसमें सबसे बड़ा जो ऑयल रिजर्व है वो कहां पे? वेनेजुएला में। ऑफ्ट रिपीटेड बात है जो हम बार बार करते रहते हैं, बट अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब यहां पे क्या इंडिया पहली बार वेनेजुएला से कोई ऑयल इंपोर्ट कर रहा है? सो ऐसा नहीं है। बिफोर यूएस इंपोज सैंक्शंस ऑन वेनेजुएला फॉर ऑयल एक्सपोर्ट, इंडिया यूज्ड टू इंपोर्ट अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ क्रूड ऑयल। ठीक है, करीब देखिए 10% से 13%, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। 1/10 जो हम इंपोर्ट कर रहे थे ऑयल वो वेनेजुएला से इंपोर्ट हो रहा था, बट बिकॉज ऑफ यूएस सैंक्शंस इट इज अराउंड जस्ट 1 to 2%। ओके, सिर्फ 1 से 2% हमारा वेनेजुएला से ऑयल इंपोर्ट रह चुका है, लेकिन बिकॉज ऑफ सैंक्शंस रिमूव हो गए हैं तो अब यहां पे हम वापस से वेनेजुएलन ऑयल जो है उसको अब इंपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है कि हमें वेनेजुएलन ऑयल को इंपोर्ट करने में तभी बेनिफिट है जब हमें मार्केट रेट से भी कम प्राइस में वो ऑयल जो है वो मिलना स्टार्ट हो। एंड उसका एक सिंपल सा रीजन है कि यहां पे हमें मार्केट प्राइस से कम में क्यों चाहिए? बिकॉज वेनेजुएलन ऑयल जो है वो थोड़ा सा ज्यादा थिक होता है और उसके अंदर में इंप्योरिटीज ज्यादा होती हैं, तो उसकी जो रिफाइनिंग कॉस्ट है वो ज्यादा है। तो अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी उतनी लग रही है हमारी, हमें मार्केट प्राइस पे मिल रहा है और फिर हम रिफाइनिंग में उस पर अगर खर्चा कर रहे हैं तो हमारी जो रिफाइनरीज हैं वो अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगी, वो बाकी मार्केट प्लेयर से फाइट नहीं कर पाएंगी। लेकिन व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि यहां पे जो रिफाइनरीज है उसमें कई कंसर्न्स हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है हाई विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस, कि जब कोई चीज फ्लो कर रही है उसमें कितना रेजिस्टेंस है। तो हाई विस्कोसिटी मतलब है रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इजीली फ्लो नहीं होता है। आप सोचिए आप पेट्रोल भरा रहे हैं और आपका ऑयल है वो इंजन में धीरे धीरे जा रहा है और उस वजह से क्या है, आपकी जो रेस है या स्पीड है वो आपको नहीं मिल रही है। ओके, तो इसमें हाई विस्कोसिटी होती है। दूसरा इसका हाई एसिड नंबर होता है। एसिड नंबर मतलब इसकी एसिड पीएच लेवल जो है वो एसिडिक की तरफ होता है, तो उसके भी इश्यूज हैं, क्या है वो भी समझेंगे। तीसरा इसका हाई मेटल एंड नाइट्रोजन कंटेंट है। इसमें मेटल कंटेंट और नाइट्रोजन कंटेंट हाई है, उसके भी कई इश्यूज हैं और इन सब की वजह से इसकी जो ब्लेंडिंग रिक्वायरमेंट है वो हाई है। ओके, तो ये इन तीन से ही निकलता हुआ एक इश्यू है, लेकिन ये भी एक बड़ा इश्यू है। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट्स को हम समझते हैं, समझना ज्यादा जरूरी है। पहला है हाई विस्कोसिटी। अगर विस्कोसिटी थिकनेस ज्यादा है तो उससे जो रिफाइनरी की पाइपलाइंस है उसके अंदर में प्रेशर बिल्डअप हो सकता है, उस वजह से जो पाइपलाइंस है वो बर्स्ट हो सकती हैं, तो बड़ा नुकसान हो सकता है। रिफाइनरी इक्विपमेंट जो होते हैं वो डिजाइंड होते हैं स्पेसिफिक विस्कोसिटी लेवल के लिए। रिफाइनरी के जो डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं वो डिफरेंट विस्कोसिटी लेवल के लिए आपके प्रिपेयर किए जाते हैं, स्पेसिफिक विस्कोसिटी लेवल के लिए होते हैं। तो अगर यहां पे जो रिफाइनिंग इक्विपमेंट है उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो ये उस ऑयल को यहां पे रिफाइन नहीं कर पाएगा, या फिर आपको वेनेजुएलन ऑयल को रिफाइन करने के लिए एक अलग सेट ऑफ पाइपलाइन, एक अलग सेट ऑफ इक्विपमेंट करने होंगे, यानी आपकी कैपिटल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तीसरा है आपके जो फ्लो सिस्टम है ये आपके यहां पे डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, तो देखिए ये आई एम श्योर आप इनको लिख भी लोगे, याद भी कर लोगे, लेकिन मैं आपसे क्या चाहता हूं कि आप इसको समझ लीजिए जो मैंने समझाया है। ठीक है, नहीं समझ में आता है पीछे से रिवाइंड करिए और वापस से देखिए जो 3 पॉइंट्स बोले उनका मतलब क्या आप समझ पा रहे हो क्या, उसको आप इमेजिन कर पा रहे हो क्या कि अगर ऑयल धीरे जा रहा है तो उसमें क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। इम्प्योर ऑयल है उसमें रिफाइन करने की रिक्वायरमेंट ज्यादा, यानी इम्प्योरिटी ज्यादा है तो उससे क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। सेकंड, हाई एसिड नंबर, तो एसिडिक ज्यादा है तो उसका क्या नुकसान है, तो मैंने आपको बताया अभी, इससे कोरोजन इन पाइपलाइन और रिफाइनरी के कंपोनेंट्स में कोरोजन, उनका गलना, रस्टिंग होना ज्यादा इजी हो जाता है, तो ये एक बड़ा इश्यू है। थर्ड है कि भाई मेटल और नाइट्रोजन कंटेंट जो है वो इसके अंदर में ज्यादा है, उससे क्या होता है रिफाइनिंग में जो कैटलिस्ट यूज होते हैं
ओके, तो अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हो तो आप समझ जाओगे कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी रिएक्शन को फास्टन अप करने में हेल्प करता है। तो यहां पे रिफाइनिंग प्रोसेस में फास्ट करने के लिए, प्रोसेस को ज्यादा स्मूथ करने के लिए जो कैटलिस्ट यूज करते हैं उनको ये अफेक्ट करता है। ठीक है, तो यहां पे अगेन बिकॉज ऑफ हाई मेटल एंड नाइट्रोजन कंटेंट आपको इसके लिए कैटलिस्ट अलग से लेने पड़ेंगे। ठीक है, कैटलिस्ट बल्क में प्रोक्योर करे जाते हैं आपके, और स्पेसिफिक क्रूड टाइप्स के लिए होते हैं। तो लेट्स से अगर मैं 90% एक टाइप का क्रूड यूज कर रहा हूं और 10% अलग टाइप का कर रहा हूं, तो सिर्फ उस 10% के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट कैटलिस्ट प्रोक्योर करने पड़ेंगे, डिफरेंट केमिकल्स यूज करने पड़ेंगे, जिससे मैं इसको भी एक ज्यादा प्योरीफाई कर सकूं। ठीक है, तो इसलिए इनको इंस्टेंटली चेंज कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो अगेन यहां पे क्या हो रहा है, कैपिटल कॉस्ट जो है वो मेरी इंक्रीज हो रही है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, ब्लेंडिंग रिक्वायरमेंट। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए यहां पे वेनेजुएलन ऑयल को आप इंडिपेंडेंटली यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, इसकी थिकनेस ज्यादा है। तो इसको हमें लाइटर क्रूड ऑयल से को ब्लेंड करना होता है, इसको लाइटर क्रूड ऑयल से को ब्लेंड करना पड़ता है। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि मेजॉरिटी जो आपकी रिफाइनरीज हैं उनके पास में इस हैवी क्रूड को एफिशिएंटली रिफाइन करने की कैपेबिलिटी नहीं है। एफिशिएंटली इंपॉर्टेंट वर्ड है, कर तो सकते हैं लेकिन हर कोई नहीं कर सकता। लेकिन खुश खबरी क्या है हमारे पास, अच्छी बात क्या है कि हमारे जो मोटा भाई है मुकेश अंबानी है, उनकी जो रिलायंस की रिफाइनरी है जामनगर रिफाइनरी, जो कि सबसे बड़ी रिफाइनरी है नॉट जस्ट ऑफ इंडिया बट ऑफ द वर्ल्ड, जामनगर रिफाइनरी वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो रिफाइनरी है रिलायंस की, ये जो है ये हैवी और एक्स्ट्रा हैवी क्रूड को भी प्रोसेस कर सकती है। प्रोसेस तो कर सकती है, लेकिन ये सारे प्रॉब्लम्स इनको भी फेस करने पड़ेंगे, ब्लेंडिंग रिक्वायरमेंट इनको भी फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप आपको जो ये वेनेजुएला के ऑयल के कंसर्न्स हैं ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम आ चुके हैं आज की लास्ट न्यूज के ऊपर पे। ठीक है, और लास्ट न्यूज है आपकी विथ रिगार्ड टू योर 2018 का सबरीमाला जजमेंट। सबरीमाला जजमेंट 2018 का क्या है, तो देखिए सबरीमाला एक टेम्पल है आपका केरला के अंदर में, विच इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड अयप्पा। ओके, साउथ में लॉर्ड मुरुगन है, सुब्रमण्यम है, लॉर्ड अयप्पा एक और केरला के आपके लॉर्ड हैं। तो ये जो टेम्पल है इट इज डेडिकेटेड, सबरीमाला टेम्पल इन केरला इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड अयप्पा। ठीक है, अब इसके अंदर में एक ट्रेडिशन चलता है, कस्टम चलता है हुआ है कि जो मेंस्ट्रुएशन एज की विमेन है, यानी कि विमेन एज बिटवीन 10 to 50 ईयर्स, इनको एंट्री अलाउड नहीं है, एंट्री अलाउड नहीं है। ओके, अब देखिए हमारा पर्सनल ओपिनियन कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनका ट्रेडिशन क्या है कि 10 से 50 ईयर ओल्ड की विमेन है उनको अलाउ नहीं होगा, यानी जो मेंस्ट्रुएशन एज में विमेन है उनको एंट्री अलाउ नहीं है। अब देखिए मेरा या आपका इसमें ओपिनियन कुछ और हो सकता है कि नहीं ये क्या मतलब है, ये तो जेंडर बेस या सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो गया। लेकिन इनका ट्रेडिशन क्या कहता है कि हमारे जो लॉर्ड अयप्पा हैं, यहां पे जो मूर्ति है ये एक ब्रह्मचारी हैं, और यहां पे जो ये विमेन है दे आर ऑफ द प्रेगनेंसी एज, मतलब ये प्रेग्नेंट हो सकते हैं, मेंस्ट्रुएशन एज में। तो इसलिए अगर इन विमेन्स को एंट्री दी जाती है तो इनका यहां पे भगवान का जो ब्रह्मचार्य है वो वायलेट होता है, इसलिए इस ट्रेडिशन को हम मेंटेन करेंगे। और इस वजह से जब से ये टेंपल की हमारे पास लास्ट इंफॉर्मेशन है, जब भी एंसेस्टर की इंफॉर्मेशन है, तब से लेके अब तक 10 से 50 ईयर्स को अलाउ नहीं किया जाता है। ठीक है, अब आप ये कह सकते हो कि इसका क्या ही लॉजिक है, इसमें भगवान के ब्रह्मचार्य का क्या लेना देना है अगर कोई मेंस्ट्रुएशन एज की विमेन है, बट दिस इज द ट्रेडिशन ऑफ दिस टेंपल। ठीक है, और इसको मैनेज कौन करता है, ये और एक और आपका फैक्ट हो गया, त्रवणकोर देवस्थानम बोर्ड है। ओके, तो ये बोर्ड भी आपको पता होना चाहिए, त्रवणकोर देवस्थानम होता है जो आपके टेंपल्स को मैनेज करने वाले बोर्ड्स होते हैं। साउथ में उसको देवस्वामी बोर्ड्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पे ट्रेडिशनली बात किया जाता है। सो ऑब्वियसली इट इज समथिंग विच वी कैन सी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज वायलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो 2000 के बाद में 1991 में केरला हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है भाया पेटिशनर कि यहां पे इस ट्रेडिशन को एंड कर देना चाहिए, लेकिन केरला हाई कोर्ट यहां पे एज रिस्ट्रिक्शन को अलाउ कर देता है कि यस ये एज रिस्ट्रिक्शन रखी जा सकती है क्योंकि ये इन अकॉर्डेंस विद कस्टम है। ओके, तो आपको यहां पे समझना क्या है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट है, लेट्स से आर्टिकल 14। ओके, और इसी के साथ 15 भी आ जाएगा आपका वैसे तो, ओके 19 भी आ जाएगा और 21 भी आ जाएगा, लेकिन सिर्फ 14 को समझ लेते हैं। 14 कहता है राइट टू इक्वालिटी।
ओके, हर किसी को इक्वल ट्रीट करना है। 15 भी क्या कहता है, 15 कहता है कि आप उस किसी को भी रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, ठीक है। और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूं, राइट टू इक्वालिटी को वायलेट कर रहा हूं। 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी की। तो जब मैं विमेन ऑफ 10 to 50 ईयर्स की, जस्ट बिकॉज उनके पीरियड्स आते हैं, मेंस्ट्रुएशन एज में वो आती हैं, इसलिए मैं उनको लेट से अनटचेबल या यहां पे उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर या देयर नेचुरल सिचुएशन। तो यहां पे डिग्निटी का भी वायलेशन है, ओके। लेकिन इन सबके के अपोजिशन में तो क्या, इनके अलावा एक और राइट है आर्टिकल 25 के अंदर में, जो राइट टू रिलीजन को प्रोवाइड करता है। सो यहां पे राइट टू रिलीजन है, और आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 जो है वो रिलीजन से ही डील करते हैं। और इन आर्टिकल्स के अंदर में जो रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं उनको अपने कस्टम्स को फॉलो करने का राइट है, उनको अपने कस्टम्स को फॉलो करने का राइट है। तो यहां पे कंफ्लिक्ट किस चीज का है, इन आर्टिकल्स का है और इन आर्टिकल्स का है। 1991 में केरला हाईकोर्ट ने क्या कहा कि ये एक कस्टमरी प्रैक्टिस है, तो इस टाइप की प्रैक्टिस को यहां पे जस्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन 2006 में एक ग्रुप, एक लॉयर्स का ग्रुप, वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 2018 का ये जजमेंट आता है। 2006 में केस फाइल किया जाता है, 2018 में जाके 5 जज बेंच यहां पे जजमेंट देती है। टाइम क्यों लगा, पहले 2 जज बैठे, फिर 3 बैठे, फिर 5 बैठे, और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, 5 जज से ज्यादा की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है, उसने 2018 में जजमेंट दिया। और जजमेंट क्या दिया, जजमेंट ये दिया 4:1 में, यानी 4 जजेस ने कहा कि ये चीज करनी चाहिए, एक जज ने उसके अपोजिट में कहा। लेकिन 4 जजेस ने क्या कहा, वो मेजॉरिटी जजमेंट हो गया, उन्होंने क्या कहा कि यहां पे विमेन को एक्सक्लूड करना एक्सक्लूसिवली ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, और सारी विमेन्स की एंट्री को अलाउ कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो केरला की गवर्नमेंट है उसको ये ऑर्डर दिया गया, केरला गवर्नमेंट ने भी इसको सपोर्ट करा कि यस, यहां पे हर विमेन को सपोर्ट एंट्री अलाउ करनी चाहिए, उनको अलाउ कर देनी चाहिए। तो यहां पे जेंडर इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी ओवर सोशल मॉरलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन की मॉरलिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन को यहां पे सुपीरियर माना गया। जो सोसाइटी की मॉरलिटी, सोसाइटी के हिसाब से सही गलत क्या है, उससे ऊपर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर के हिसाब से सही गलत क्या है, उसको यहां पे एम्फेसाइज किया गया, प्रायोरिटी करी गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, जब 2018 में ये जजमेंट आया तो इसके अगेंस्ट में पब्लिक बैकलैश हुआ, पॉलिटिकल इंपैक्ट तक आया। पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या है, बहुत बड़ा पॉलिटिकल इंपैक्ट था। इट इज बिलीव्ड कि जो उसके बाद इलेक्शंस कंडक्ट हुए, 2018 में जजमेंट आता है, 2019 के लोकसभा इलेक्शंस के अंदर में केरला के अंदर में जो पार्टीज सबरीमाला जजमेंट को सपोर्ट कर रही थी, यानी विमेन के एंट्री को एक्सेप्ट कर रही थी, वो पॉलिटिकल पार्टीज को वहां पे कम वोट्स मिले, और वो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इलेक्शंस को लूज कर गई। ओके, पब्लिक बैकलैश हुआ। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में क्या करा, ये जो क्वेश्चन है कि क्या कस्टम्स के बेसिस पे, ट्रेडिशंस के बेसिस पे यहां पे डिफरेंट ग्रुप्स की क्या एंट्री को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो यहां पे कोर्ट ने क्या डिसाइड करा कि ये सबरीमाला इश्यू तो है, बट सिर्फ सबरीमाला नहीं, जितने भी रिलीजन है जिसमें इस तरह की कोई डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है, क्या उनको हम यहां पे अलाउ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उस क्वेश्चन को लार्जर बेंच को रेफर करने का डिसीजन लिया गया, ठीक है, अगेन बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल बैकलैश, पब्लिक बैकलैश। ओके, लेकिन 2018 के वर्डिक्ट को स्टे नहीं करा गया। मतलब यह है कि 2018 का वर्डिक्ट आपको इंप्लीमेंट करना है, विमेन की एंट्री करनी होगी। तो यहां पे क्या होता है, सिर्फ एक विमेन ग्रुप यहां पे पुलिस प्रोटेक्शन के साथ सबरीमाला टेंपल में एंटर करते हैं, लेकिन उसके बाद से कोई भी विमेन ग्रुप या कोई भी विमेन सबरीमाला टेंपल में अंदर नहीं जाती है, बिकॉज ऑब्वियसली यहां पे जो सिचुएशन है वो बहुत ही टेंस है, एंड इसके अंदर में कोई यहां पे वायलेंट एक्टिविटी भी इन्वॉल्व हो सकती है। तो इस वजह से इसको यहां पे स्टे तो नहीं किया जाता है, लेकिन कोई भी विमेन यहां पे एंट्री नहीं कर रही। फिर 2020 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट रेदर देन मेकिंग अ 7 जज बेंच डिसाइड करती है कि हम यहां पे एक 9 जज बेंच बनाएंगे, 9 जज बनाई जाएगी। और 9 जज की बेंच बनाई जाती है 2020 के अंदर में। ऐसे बोबड़े जो उस टाइम में आपके चीफ जस्टिस हैं, वो डिसाइड करते हैं कि जितनी भी रिव्यू पेटिशन है वो मेंटेनेबल है। रिव्यू पेटिशन का मतलब क्या होता है, तो देखिए जो 2018 में आपका इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जजमेंट था, उसको वापस से रिव्यू किया जा सकता है, उसको वापस से देखा जा सकता है कि वो जजमेंट सही है या नहीं है।
और इस बेसिस पे यहां पे 2020 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि हम वापस से केस को सुनेंगे। और अब हमारे पास अपडेट क्या है 2026 के अंदर में कि एक 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो अब रिव्यू पिटीशन को सुनने वाली है। ओके तो ये यहां पे सबरीमाला का करंट कंटेक्स्ट है। अब यहां पे देखा जाएगा कि क्या कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को सुपीरियर मानता है या सोशल मॉरलिटी को। तो ये चीज याद रखना, सुपीरियरिटी तो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को रखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर यहां पे विमेन एंट्री को मतलब विमेन के बैन को अगर जस्टिफाई किया जाता है तो उसको किस तरीके से जस्टिफाई किया जाता है और बाकी रिलीजन के साथ में कैसे उसको कोऑर्डिनेट किया जाता है, ये यहां पे बहुत बड़ा टास्क है सुप्रीम कोर्ट के पास में। लेकिन जो यहां पे राइट टू इक्वालिटी है, स्पेसिफिकली जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके कंटेक्स्ट में ये जो जजमेंट है ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट बन जाएगा अगर यहां पे सुप्रीम कोर्ट विमेन की एंट्री को अलाउ करता है। ठीक है, तो ये सब रहेगा आज की न्यूज हेडलाइंस। तो आई एम श्योर आपने न्यूज को अच्छे से समझ लिया होगा, फॉलो कर लिया होगा। तो अब टाइम हो चुका है आपके 20 जीके क्वेश्चंस को करने का। ओके अगेन आपको आंसर्स करने कैसे करोगे, आप नंबर लिखिए और उसके आगे 1A 1B 1C 1D इस तरीके से आपको आंसर करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। टिल दैट टाइम आई विल ऑल्सो स्टार्ट कि कैसे है। ओके जया अंबिका हाय आदित्य टू मच साइंस। हाँ जी आज तो साइंस है। अगेन आपके एग्जाम्स में आते हैं। प्लीज समवन कॉल लॉर्ड ओशो, प्लीज समवन कॉल माइटी लॉर्ड ओशो। सम लॉर्ड अयप्पा ने इन लोगों के पास आके ऐसा कहा कि जो भी फीमेल मेंस्ट्रुएशन पीरियड में हो टर्न में नहीं जा सकती। पॉसिबली यस ईशांत, ठीक है, बट देखिए अभी तो आप माइनर हो, ये स्टेटमेंट्स आप पब्लिक फोरम्स पे करोगे तो जो आपके राइट विंग रेडिकल्स लोग हैं वो आपके अगेंस्ट में एक्शन भी ले सकते हैं। बट ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, वॉट एवर यू फील इज द करेक्ट थिंग टू डू। ओके बहुत इजी सा क्वेश्चन है फर्स्ट, एंड आई कैन सी ऑल ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर। फर्स्ट का आंसर क्या है कि भाई आईपीसी को रिप्लेस करने वाला लॉ क्या है, तो अगर आपको याद है इट इज बीएनएस, इट इज भारतीय न्याय संहिता। इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए हमने भारतीय सुरक्षा अधिनियम किया है, और यहां पे आपके सीआरपीसी के लिए हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय दंड विधि करके कोई भी लॉ नहीं है। तो फर्स्ट का आंसर यस करेक्ट, आप सबका ए सही है। बी पे आ जाते हैं, सेकंड पे आ जाते हैं। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट किस साल में आया था? ओके अब देखो ये मैंने आपको पढ़ाया है, साइड में लिखा था मैंने आपको समझाने के लिए। ओके और मैंने लिखा भी इसलिए था क्योंकि मैं इसको पढ़ाने वाला था आज। ओके इसका क्वेश्चन है, क्या मुझे बता सकते हो किस साल में आया है? सेकंड का आंसर क्या दोगे आप? क्वेश्चन 2 का आंसर क्या दोगे? लेट मी सी क्या आप उसका आंसर कर पाते हैं क्या। ओके जोया ने आंसर दे दिया है। एनीवन एल्स? महेश ने भी दिया है, ईशांत ने भी दिया है, बिल्कुल सही दिया है जोया ने और ईशांत ने। एंड द करेक्ट आंसर इज यस, 1989 में आपका SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट आया था। सिंपल क्वेश्चन था बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आते, लेट्स सी द प्रपोजल टू अलाउ एयरलाइंस टू इंपोज अ 30-day फ्लाइंग बैन ऑन अनरूली पैसेंजर हैज बीन मेड बाय द। तो ये जो 30 डेज का रूल का प्रपोजल है किसने दिया है, कौन है रेगुलेटर? सो आई एम श्योर आप कर पाए होगे, इट इज DGCA। किस में दिया हुआ है? ऑप्शन ए में। तो थर्ड का आंसर ए हो जाएगा। ओके नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अंडर द प्रपोज DGCA अमेंडमेंट्स एयरलाइन में इंपोज अ फ्लाइंग बैन फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। बहुत सिंपल सा है, प्रपोजल में मैक्सिमम कितने टाइम का हो सकता है, कितने का हो सकता है? फोर्थ का आंसर क्या दोगे आप? बिल्कुल सही आंसर है आप सबका, फोर्थ का आंसर है सी 30 डेज। फिफ्थ पे आ जाते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। प्रपोज फ्लाइंग बैन कैन बी इंपोज विदाउट प्रायर रेफरल टू अ। प्रायर रेफरल के बिना किसको रेफर करने की जरूरत होती थी पहले, अब नहीं है, वो किसकी है? इंडिपेंडेंट कमिटी। फिफ्थ का आंसर ए। सिक्स पे आ जाते हैं। DGCA फंक्शन एज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ द। DGCA किसके अंदर में फंक्शन करता है? DGCA सो इट कम्स अंडर ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो सिक्स का आंसर क्या है? बी हो जाएगा। जल्दी आंसर करिए, ट्राई टू आंसर इट। हेडक्वार्टर्स कहां पे DGCA का? वेयर इज द हेडक्वार्टर? वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर आप सबका। सेवेंथ का आंसर है डी, न्यू दिल्ली के अंदर में। 8 पे आ जाते हैं। वन ऑफ द की फंक्शन ऑफ DGCA इज टू। मेन फंक्शन क्या है? तो आप यू रिमेंबर DGCA रेगुलेट करता है एयर ट्रांसपोर्ट को,
तो यहां पे क्या है, नॉट दिस, डोमेस्टिक एयरलाइंस को ऑपरेट थोड़ी ना करता है, एयरक्राफ्ट थोड़ी ना मैन्युफैक्चर करता है, रेगुलेट करता है। तो 8th का आंसर क्या है, बी है। ओके, बिल्कुल सही आंसर आपका। 9th पे आ जाते हैं, बिल्कुल सही जोया, ईशांत, आदित्य, बिल्कुल सही आंसर है आप सबके। 9th, एक्सपर्ट कमिटी टू ड्राफ्ट द अनरूली पैसेंजर गाइडलाइंस इज हेडेड बाय जस्टिस। ओके, गलत क्वेश्चन हो गया यहां पे, ये आपका है सेंसिटिविटी गाइडलाइंस। ओके, ये क्वेश्चन होगा सेंसिटिविटी गाइडलाइंस को इश्यू करने वाला जज कौन सा है। तो अब क्वेश्चन सही है, अब बता सकते हो, इट इज अनिरुद्ध बोस। ओके, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं, उनका है ये। तो 9th का आंसर है डी। ओके, 9th का आंसर है डी, बिल्कुल सही हुआ। 10th पे आ जाते हैं, फर्स्ट फेज ऑफ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम VVP1 जो आया था वो कौन से बॉर्डर विलेज के लिए था, एरियाज के लिए था, इट वॉज फॉर द चाइनाज बॉर्डर। तो 10th का आंसर है सी, 10th का आंसर सी। 11th पे आते हैं। ओके, VVP1 पूछा गया है, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम फर्स्ट कब स्टार्ट हुआ था, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 2 तो अब स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट कब स्टार्ट हुआ था ये पूछा गया है। कंफ्यूज मत हो जाना, सेकंड का नहीं है, फर्स्ट का पूछा है। लेट मी सी आप 11th का सही आंसर करते हैं क्या। 11th का आंसर है यस, करेक्ट, बी, 2023। ठीक है, बिल्कुल सही, 11th का बी हो जाएगा। अब क्या पूछा है, कब तक VVP2 को कब तक इंप्लीमेंट करना है, कौन से फाइनेंशियल ईयर में एंड करना है उसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन आई होप इसको कर पाओ, नॉट एन इजी क्वेश्चन बिकॉज बहुत क्लोज ऑप्शंस हैं। तो कब तक करना है, 26 में, 25-26 में स्टार्ट होना है, 28-29 फाइनेंशियल 28-29। तो 12th का आंसर बिल्कुल सही, सी हो जाएगा। 13th पे आने हैं, वेनेजुएला क्यों फेमस है, लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व नहीं, नेट ऑयल इंपोर्टर नहीं, नेचुरल गैस रिजर्व नहीं, लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल गैस रिजर्व, क्रूड ऑयल रिजर्व। ओके, तो 13th का आंसर बिल्कुल सही, ए, बिल्कुल सही, ए। 14th पे आ जाते हैं, इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम वेनेजुएला वर हॉल्टेड प्राइमरली ड्यू टू, क्यों करे थे हमने, व्हाट वाज द रीजन, क्या शिपिंग शॉर्टेज था, नहीं, ओपेक रिस्ट्रिक्शन नहीं, रिफाइनरी एक्सीडेंट नहीं, यूएस सैंक्शन। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट पे आते हैं 15th, अ हाई एसिड नंबर इन क्रूड ऑयल रिजल्ट्स इन, अगर एसिड नंबर हाई है, एसिडिक है, तो एसिडिक से क्या हो रहा है, कोरोजन हो रहा है। तो देखिए तो अगर किस में आ रहा है, यस, सी के अंदर में। 15th का आंसर कोरोजन इन पाइपलाइंस एंड रिफाइनरी कंपोनेंट्स। ठीक है, तो 15th का आंसर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं 16th, विच इंडियन रिफाइनरी इज केपेबल ऑफ प्रोसेसिंग हैवी एंड एक्स्ट्रा हैवी क्रूड, कौन सी है भाई वो जो कर सकती है, तो मोटा भाई मुकेश अंबानी की रिफाइनरी ऑफ जामनगर। ओके, रिलायंस की जो रिफाइनरी है। तो 16th का आंसर डी। 17 पे आते हैं, सबरीमाला टेम्पल इज डेडिकेटेड टू, किसको डेडिकेटेड है, विष्णु, शिवा, मुरुगन नहीं, इट इज अयप्पा। तो 17th का आंसर डी हो जाएगा, जल्दी आंसर करिए। 18th, सबरीमाला टेम्पल कहां पे लोकेटेड है, 18th का आंसर क्या देंगे आप, 18th का बिल्कुल सही, जोया, ईशांत, आदित्य, सही आंसर्स दे रहे हैं आप सारे। 18th का आंसर क्या हो जाएगा, 18th का आंसर है केरला, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 19 पे आ जाते हैं, ट्रेडिशनली विमेन ऑफ विच एज ग्रुप वर बार्ड फ्रॉम एंटरिंग, तो जो मेंस्ट्रुएशन एज में है तो इसमें एक ब्रॉडर स्केल लिया हुआ है 10 से 50 ईयर्स ओल्ड, तो किस में दिया हुआ है, 19th में। आंसर क्या दोगे आप, 19th का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट पे आते हैं 20th, सबरीमाला टेम्पल को कौन मैनेज करता है, कोई गवर्नमेंट करती है क्या, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, कल्चर नहीं, इट इज नॉट त्रवणकोर देवसोम बोर्ड। ओके, तो 20th का आंसर हो जाएगा सी। गुड गुड, ऑल ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर। ठीक है, तो यस, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था 20th का। गुड आदित्य, यू हैव गिवन द राइट आंसर। जोया, ईशांत, महेश, ओके महेश थोड़ा जल्दी करिए, बट यस यू आर ऑल्सो गिविंग द राइट आंसर्स एंड आई एक्सपेक्ट अदर्स ऑल्सो टू आंसर इट। ओके, इट्स ओके, लाइव में करना जरूरी नहीं है, आप कोशिश करिए कि जब जो अगर आप इसको लाइव नहीं देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, तो जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें भी आप अपने आंसर्स को लिख सकते हो वहां पे। ठीक है, ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए मैं कर रहा हूं, मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। आपको यहां पे जितना जल्दी आंसर करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आप आपका जीके कितना स्ट्रांग है और आप कितने अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, एक्चुअल एग्जाम में आप प्रेशर में कैसे हैंडल करोगे। ठीक है सर, थोड़ा वेट करा करो हमारे आंसर का प्लीज। ओके आदित्य,
आप कह रहे हैं तो आपसे मैं थोड़ा और वेट कर लूंगा। थोड़ा लैग होता है, इस चक्कर में क्या है, फॉलो करना मुश्किल होता है, कुछ लोग आंसर पहले कर देते हैं। ठीक है, आगे से इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। थैंक्स फॉर योर फीडबैक। ओके, एंड इसी तरीके से पढ़ते रहिए, फॉलो करते रहिए। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।